Welcome to our channel Deep Gyan. तो हेलो गाइस, वेलकम है आपका एपिसोड 2 रियल नंबर चैप्टर 1 में। तो जैसे कि हम लोग ने एपिसोड 1 में पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और उसकी पूरी एक्सरसाइज 1.1 की थी। तो आज चालू करेंगे हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और उसके बाद चालू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं, बहुत इजी सा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बहुत कुछ नहीं है। तो इसमें क्या बोलता है, जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, अब क्या है ये कंपोजिट नंबर्स? बहुत इजी है। जो नंबर्स जो कि प्राइम नहीं होते हैं और जो 1 से बड़े होते हैं। अब ये तो पता ही होगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। चलो नहीं पता तो बता ही देता हूँ। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि 1 के टेबल में और इटसेल्फ के टेबल में ही आते हैं। मतलब कि जैसे 2 1 के टेबल में आती है और खुद के टेबल में भी आता है। 3 5 7 ये सब प्राइम नंबर्स हैं। और कंपोजिट नंबर 4 8 6 ये सब क्या है, खुद के अलावा, मतलब इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो यही होता है कंपोजिट नंबर। तो अब आगे देखते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स, अब देखते हैं कंपोजिट नंबर के जो फैक्टराइजेशन होता है, जो कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है हर अपने कंपोजिट नंबर्स के लिए। अगर जैसे हम कंपोजिट नंबर्स को जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है हर एक नंबर के लिए, और उसके जो ऑर्डर होता है, उसको देखने का, उसको लिखने का ऑर्डर होता है, हम उसको इग्नोर करते हैं। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि उसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, कि जैसे स्टेटमेंट देख लिए, अब एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से एक नंबर लेते हैं 54। ये भी एक कंपोजिट नंबर है। अब उसको प्रूव भी कर लेंगे क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। जैसे उसका स्टेटमेंट समझ लिए, तो अब देखते हैं। लेट्स से एक नंबर लेते हैं 54। तो 54 भी एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो अब इसको काटते हैं, इसका टेबल में 2 सा, तो ये 2 2 सा होता है 14 हो जाएगा 7, फिर ये 3 हो जाएगा और ये 9, देन 3 फिर देन 3, एट लास्ट 1। सो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो जैसे कि मैंने लिया था 54 नंबर, अगर मैं इसको 56 करूंगा तो इसके फैक्टर्स बदल जाएंगे। मतलब कि जो इसका फैक्टराइजेशन है, अगर मैं नंबर को चेंज करता हूं तो उसका फैक्टराइजेशन बदल जाता है। मतलब कि इस नंबर के लिए जो ये फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। तो जैसे कि ये 54 नंबर का जो ये फैक्टराइजेशन था ये यूनिक था। अब मैंने बोला था कि जो फैक्टराइजेशन है उसको हम उसकी ऑर्डर को क्या बोलते हैं, इग्नोर करते हैं। मतलब कि अगर जैसे कि मैं इसकी बस ऑर्डर को चेंज करूंगा, जैसे कि अब देखना, अगर मैं इसको 3 से स्टार्ट करता हूं तो क्या होगा, 3 1 जा 3 और 24 8, then 3 it will become 6, then 3, then 2 and then 2 at the last one। तो इसका ऑर्डर, तो जैसे कि हम लोग ने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बस बदला, पर इसका ऑर्डर बस चेंज हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन तो वही है ना, एक 3 है, 2 3 और 3 3, मतलब टोटल 3 3 और एक 2 है। और पिछले वाले फैक्ट, मतलब जैसे हम लोग ने किया उसमें भी 3 3 था और एक 2 ही था। मतलब ऑर्डर को हमको इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में इग्नोर करना है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि ऑर्डर क्या हो, हमको वैल्यूज तो सेम ही मिल रही है ना, बस यही है। सो यस, अब हम जैसे हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ लिया, तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि एक्सरसाइज 1.2 में लगभग हर क्वेश्चंस में लगेंगे। तो वो जब तक नहीं पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज 1.2 नहीं हो पाएगी। तो देखते हैं
for any two numbers, HCF of two numbers, that product LCM of two numbers is equals to the product of two number. लेट्स से कोई टू पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो, जैसे a एंड b. लेट्स से टू कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लें a एंड b, तो ये दोनों का HCF मतलब HCF ऑफ a एंड b ये बोला है इनटू LCM ऑफ a एंड b विल बी इक्वल टू यही दोनों नंबर का प्रोडक्ट. बस इतना सा सिंपल था ये फॉर्मूला. सो गाइस, जैसे कि हम लोग ने अभी बेसिक सी चीजें पढ़ ली, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और कुछ फॉर्मूले, एक फॉर्मूला पढ़ा, तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.2. सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. तो उसका फर्स्ट वाला है 140. तो इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. तो 140 को उसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में शो करने बोल रहा है. तो सबसे पहले इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 140 तो लिखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से, प्राइम नंबर से लेके जाएंगे. तो 2, तो ये हो जाएगा 7 जा और ये रह जाएगा 0. फिर अगेन 2, फिर ये हो जाएगा 4, सॉरी 35. फिर ये हो जाएगा 5, क्योंकि 3 से तो होता नहीं है, तो 5, 7 जा. फिर आगे यहाँ पर आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1. तो हम लोग उसके पहले प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं और प्रोडक्ट पे. तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ये हो गया. इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हम लोग इसको शो कर दिए. सो हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है और बाकी के 4 क्वेश्चन भी एकदम सेम है. तो अगर खुद से करो और मेरे को कमेंट में आंसर बताओ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, और अगर कुछ भी डाउट हो तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो. सो हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है, तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में. क्या बोलते हैं देखते हैं. फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई that LCM into HCF is equal to product of two numbers. देखा भाई, आ गया ना फॉर्मूला का क्वेश्चन. हम सारी चीज वैल्यूएबल ही बताते हैं, फालतू नहीं बताते. तो देखते हैं सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. तो है 26 and 91. तो पहले ये दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. तो पहले इसका करते हैं. 2 से करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से चालू करते हैं क्योंकि प्राइम नंबर से. तो 2 ये 1 हो जाएगा और ये 3 जा. अब 13 एक प्राइम नंबर है तो ये 13 से ही होगा, हो गया. अब इसका है अगला, ये हो जाएगा 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, मतलब ये 7 से. तो 7, ये 7 1 जा 21 मतलब 3. फिर अगेन ये आ गया 13. तब तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लोग इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इंटू 13 होता है और 7 इंटू 13 जैसे हम लोगों ने अभी देखा. तो HCF इसका क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर पहले देखेंगे, मतलब कॉमन फैक्टर है 13 और हाईएस्ट भी यही होगा, तो HCF हो जाएगा 13. अब LCM देखेंगे. तो अब LCM ना, एक हम लोग उसका तरीका देखेंगे कैसे LCM निकाला जाता है. अब LCM निकालेंगे हम सारे नंबर्स का लीस्ट पावर देख के. तो हम प्रोडक्ट सबका करेंगे पर सबकी लीस्ट पावर देख के. तो 2 की लीस्ट पावर क्या है 1 इंटू 7 की लीस्ट पावर क्या है 1 इंटू 13 की लीस्ट पावर क्या है. हम ये दोनों को इंटू नहीं कर रहे हैं, ऐसे पावर 2 नहीं बोलेंगे हम लोग बस देखेंगे इसकी लीस्ट पावर क्या है. यहाँ पर क्या 2 बार 13 आया है, नहीं एक ही बार आया है, इसलिए हम बोलेंगे 13 की पावर 1. तो उसका एलसीएम हो जाएगा 182. तो अब जो जैसे कि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, अब उसका यूज यहाँ पर आएगा. तो फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं क्या था. एक बार HCF ऑफ टू नंबर्स कौन सा था 13 एंड 91, सॉरी 26 था नंबर, 26 and 91 into LCM of 26 and 91. 26 and 91 is equals to
26 एंड 91, यही था कुछ फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले HCF ऑफ 26 एंड 91 वो क्या था 13 इंटू LCM क्या था 182, अब इज इक्वल्स टू 26 इंटू 91, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो हम जैसे कि 13 और 1 इंटू 182 करेंगे तो उसका आएगा 2366, और 26 इंटू 91 करेंगे तो आएगा 2366, ये हो गया वेरीफाइड। तो हम इसको इस तरीके से प्रूफ कर चुके। सो जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, सो दीज टू क्वेश्चंस यू हैव टू डू बाय योर ओन, फाइंड योर एनी डाउट सो यू कैन कमेंट डाउन। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद ही से करना है, अगर कुछ भी डाउट हो तो लिटरली आप कमेंट कर सकते हैं। तो थर्ड का फर्स्ट देखते हैं। तो बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 12, 15 और 21 का बाय द प्रोसेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब देखते हैं आगे। तो पहले हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का, 15 का और 21 का। तो 12 का करेंगे तो 2 आएगा इधर, फिर 6, देन 2, फिर यहाँ पर 2 3 6 होता है तो 3, फिर ये बचेगा 3 और 1। फिर 15 में देखेंगे तो 3 5 15, 5 5 1, 2 7 21 और 7 7 1। तो 3 और 7, 3 एंड 5, 2 2 एंड 3। तो अब जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इसको एक टर्म्स में लिखेंगे तो देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 15 का, और 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7। तो HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इसमें से कौन सा दिख रहा है तीनों में से ना, तो 3 3 3 तीनों कॉमन है, और हाईएस्ट भी यही हो जाएगा क्योंकि और को तो कोई कॉमन है ही नहीं। तो HCF हमको इजीली मिल जाएगा 3। अब LCM को मैंने आपको एकदम जैसे LCM आए ना, कोई भी पूछे कि LCM क्या है तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए लीस्ट पावर ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ऑल द नंबर्स। तो अभी तो जैसे कि इसमें कौन से नंबर्स इंक्लूडेड हैं, 2 है, 3 है, 5 है एंड 7 है। तो 2 की पावर कितनी है हाईएस्ट, भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो यहां पर लिख दिया हमने 2 की पावर 2। 3 की कितनी पावर है, अब इसको मल्टीप्लाई मत करना ना, एक इसको देख लो, बस इसको देख लो। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो 3 की पावर 1। अब 5 की पावर हाईएस्ट कितनी है 1, तो यहाँ लिख दिए 5 की पावर 1। 7 कितना है, एक ही बार है तो 7 की पावर 1। जब इसको हमको पूरा कैलकुलेशन करेंगे विल फाइंड द आंसर 420। तो LCM मिल जाएगा 420 और HCF हो जाएगा 3। इजीली हम लोग ने ये सॉल्व कर लिया है। सो टिल नाउ हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है 1.2 एक्सरसाइज का। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। सो गाइस टिल नाउ वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3। सो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो ये वाला भी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ और यू हैव टू डू ऑन योर ओन, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन कमेंट डाउन। पर मैं भी इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर भी देता हूँ कि कैसे करना है। सो देखो इसमें दिया है HCF 9, जो 2 नंबर है 306 और 657 का HCF दिया है, हमें LCM निकालना है। सो जैसे कि हम लोग ने LCM पढ़ा है, एक फॉर्मूला पढ़ा है, LCM ऑफ A एंड B इंटू HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 नंबर दैट इज A एंड B। सो हम क्या करेंगे, हमको निकालना है LCM। तो HCF दिया हुआ है A एंड B, तो हम क्या करेंगे 306 इंटू 657 करेंगे, अपॉन 9 कर देंगे, वो जो इंटू है उसको इधर नीचे भेज देंगे, तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। So students, let's proceed to the next question, that is question number 5। तो देखते हैं क्या बोलता है। Check whether 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n। So let's see the solution। अब देखो बोल रहा है कि 6 की पावर n, मान लो n की पावर कुछ भी हो सकती है, मान लो, तो कुछ भी डिजिट आएगी, कितनी भी डिजिट आएगी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या यूनिट डिजिट में, एंड डिजिट में 0 आएगा। नाउ
अगर हमको कोई भी नंबर पे 0 चाहिए तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 10। अगर जब तक 10 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो उस नंबर पे उस डिजिट मतलब उस नंबर पे 0 आएगा। सबसे पहले देखेंगे हम लोग 10 का फैक्टराइजेशन क्या होता है। 10 का फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 5। मतलब कि जो ये n पावर है, अगर हम n की ऐसी कोई भी पावर लगाएं ताकि जो यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन आए उसमें 2 इंटू 5 आए, देन वी कैन गेट 0 एट द यूनिट प्लेस। तो हम लोग देखेंगे पहले 6 का फैक्टराइजेशन। तो 6 का फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 होता है 6, 3 3 1। तो 6 का होता है 2 इंटू 3। अगर मैं 6 की जगह लिखूंगा 2 इंटू 3 की पावर है n, मीन्स द फैक्टराइजेशन डज नॉट हैव 5। तो अगर मान लो कि मैंने उसकी पावर कर दी 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। मतलब उसकी फैक्टराइजेशन में कभी भी 5 आएगा ही नहीं। देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 6n एंड्स विद द डिजिट 0। मतलब कि हमको कभी भी यूनिट डिजिट पे 0 मिलेगा ही नहीं, n की पावर कुछ भी हो जाए। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, सॉरी। तो हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बोलता है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ना थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हो जाएगा 77 इंटू 13 प्लस 13। तो हम उसे 13 कॉमन निकाल लेंगे थोड़ा सा इजी करने के लिए। वैसे तो हम लोग 77 इंटू 13 भी कर सकते थे, पर थोड़ा हम इजी करेंगे। तो 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 करेंगे तो 78 हो जाएगा इंटू 13, तो हमको मिलेगा 1014। अब हम क्या करेंगे, हमको पता करना है कि वो कंपोजिट नंबर है, उसको एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 आएगा, 13 का स्क्वायर ही लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 आ जाएगा। और फिर हम लोग उसको अगला सॉल्व करेंगे। तो अगला कुछ बोल रहा था कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, तो वो हमको मिलता है 5045। तब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मिलेगा 5 इंटू 1009। सो अब लोग पहले कंपोजिट नंबर देखो कि होते क्या है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आते हैं दोज नंबर विच कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर अदर देन 1। मतलब कि वो नंबर जो कि प्रोडक्ट ऑफ सम अदर नंबर अदर देन 1, मतलब कि उसके जो फैक्टर्स हैं वो 1 और खुद से और दूसरे नंबर से होना चाहिए। मतलब कि समझ लो, यहाँ पर देखो, समझ लो 4 को हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 लिखते हैं। मतलब कि हम इसको 1 के अलावा और इटसेल्फ के अलावा हम इसके ज़्यादा फैक्टर्स बता सकते हैं। तो वही होते हैं कंपोजिट नंबर्स जो कि प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। सो आई होप आप समझ गए होंगे कंपोजिट नंबर्स। सो हमको कंक्लूजन लिखना होगा कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कंपोजिट नंबर्स हैं ये। तो ये हमको दिख रहा है कि इसके कुछ 1 के अलावा और इटसेल्फ के अलावा इसके कुछ और फैक्टर्स हैं, 2 भी है, 3 भी है और 13 भी है। मतलब इसके कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं। और ये भी 5045 ये भी दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज 5 इंटू 1009। मतलब कि ये 1 और इटसेल्फ के अलावा भी इसके और फैक्टर्स हैं। मतलब कि ये कंपोजिट नंबर है। सो लेट्स प्रोसीड टू द अनदर क्वेश्चन। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, तो अगले में चलते हैं। वो बोलता है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड
Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? So let's see the solution of question number 7. तो एक बार वापस देख लेते हैं क्वेश्चन को कि क्या बोलना चाह रहा था। बोलना चाह रहा था कि जो सोनिया है वो एक ग्राउंड का चक्कर लगाने में ना 18 मिनट्स लगा रही है, और जो रवि है वो एक ग्राउंड का चक्कर, वही सेम ग्राउंड का चक्कर लगाने में 12 मिनट्स लगा रहा है। मतलब कि रवि थोड़ा फास्ट है। वाह। सो उसके बाद देखते हैं। तो क्वेश्चन सपोज करने बोल रहे हैं दैट दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड एट गो इन द सेम डायरेक्शन। मीन्स वो लोग एक पॉइंट से लेकर, कोई भी एक पॉइंट हो सकता है उस ग्राउंड पे, सर्कुलर ग्राउंड पे कोई भी एक पॉइंट ले लो और वहाँ से उन लोग चालू करेंगे भागना सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन से। तो उन लोग कब मीट करेंगे अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से चालू किए थे वापस कब वापस मिलेंगे। तो हमको क्लियरली पता है कि सोनिया स्लो है रवि से, रवि फास्ट है क्योंकि वो एक राउंड लगाने में सिर्फ 12 मिनट्स लगा रहा है, और सोनिया 18 मिनट्स लगा रही है एक राउंड लगाने में क्योंकि वो स्लो है। सो लेट सोनिया मीट रवि एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर x राउंड्स। क्योंकि हमको पता है रवि फास्ट है, तो जब तक वो अपना एक राउंड कंप्लीट करेगी ना सोनिया, तब तक रवि शायद एक राउंड से ज़्यादा कंप्लीट कर लेगा। वो हमको क्लियरली दिख रहा है क्योंकि वो 18 मिनट्स लगा रही है सोनिया एंड रवि 12 मिनट्स लगा रहा है। सो जो रवि है वो सोनिया से पहले ही ज़्यादा राउंड लगा लिया होगा। सो लेट सोनिया मीट रवि एट द स्टार्टिंग पॉइंट विद द आफ्टर टेकिंग x राउंड्स। सो जो टाइम टेकन हो जाएगा सोनिया का वो 18 इंटू एक्स हो जाएगा। टाइम निकालना है तो 18 इंटू एक्स। नाउ लेट रवि मीट सोनिया एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर टेकिंग y राउंड्स। अब क्योंकि वो हमको अलग लेना है, क्योंकि हमको पता है रवि फास्ट है तो वो शायद ज़्यादा राउंड लगा लिया। हमको वैसे भी राउंड से फ़र्क नहीं है, हमको टाइम निकालना है। तो रवि थोड़ा ज़्यादा राउंड लगा ले, तो हम जो टाइम टेकन होगा रवि का वो उसको बोलेंगे 12 इंटू वाई। अब 18 इंटू एक्स एंड 12 इंटू वाई इक्वल होगा हाउ। इसका आपको, मुझे पता है आपका इसके आपको आपके दिमाग में इसका क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे इक्वल है, वो भी बताऊंगा। अब क्यों इक्वल है? क्योंकि वो लोग मिलने वाले हैं, हम लोग उनका कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। कंपैरिजन करते तो टाइम अलग अलग होता। हम उन लोग साथ में मिलने वाले हैं, मतलब एक पॉइंट पे उन लोग वापस मिलने वाले हैं। तो वो जो दोनों की वैल्यू होगा, जो दोनों का टाइम होगा वो कॉमन होगा, टाइम कॉमन होगा मिलने का। भले राउंड ऊपर नीचे, भले राउंड ज़्यादा या कम हो जाए रवि या सोनिया के बीच में, पर जो टाइम होगा वो तो कॉमन होगा, तो टाइम इक्वल होगा मिलने का, तो वो इक्वल है। नाउ वी कैन ईजिली सी दैट कि जो 18 और 12 है वो टाइम, मतलब जो टाइम है वो इक्वल होगा। मतलब कि वो 18 के भी टेबल में आता है और 12 के भी टेबल में आता है। मतलब कि वो मल्टीपल है 18 और 12 का, और कॉमन तो है ही क्योंकि टाइम एक ही निकालना है। तो इससे हमको पता चल गया वो कॉमन मल्टीपल है। सो और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब कम से कम टाइम पूछ रहे कि अगली बार उन लोग कब मिलेंगे, कम से कम टाइम में अगली बार कब मिलेंगे, एकदम अगली बार। जैसे कि उन लोग राउंड लगाए और अगली बार कितने टाइम में उन लोग मिलेंगे। मतलब कि लीस्ट LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमको क्लियरली पता चल गया कि 18 और 12 का LCM निकालना है। देखो भाई, हम लोग डीप ज्ञान है हमारे चैनल का नाम। सो मैं आपको डायरेक्टली बता सकता था कि वो LCM निकाल लो, ऐसे ऐसे कर लो तो आंसर आ जाएगा, बट मुझे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस फुल प्रोसीजर आई एम टेलिंग। सो इसका हमको पता चल गया कि LCM निकालना है, तो निकालते हैं। 18 का है 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 12 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। नाउ
ना एलसीएम हमको पता है कैसे निकालते हैं। सारे पहले हम लोग जितने भी प्राइम फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं उसको लिख लेते हैं और उसके हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की? 2 है, तो हम लिख लेंगे 2 2, और 3 की हाईएस्ट पावर है 2, तो हम इसको भी लिख लेंगे 2। तो आ जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4 और 3 की पावर 2 मतलब 9। तो आ जाएगा आंसर 36 मिनट्स बाद दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो जैसे कि हम लोग ने 1.2 एक्सरसाइज ख़त्म कर ली है, तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 में। तो 1.3 एक्सरसाइज में ना, जैसे कि हम लोग ने 9th क्लास में अर्लियर क्लासेस में पढ़े हैं कि इरेशनल नंबर्स के बारे में, और जैसे कि हम लोग ने उसको नंबर लाइन में प्लॉट करना सीखा था। तो बस क्लास 10th में हमको उस इरेशनल नंबर्स को प्रूव करना है कि वो इरेशनल नंबर्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लोग इसको प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि पहले हम कुछ चीज़ को राइट एज्यूम करते हैं, बट वो हमको बाद में पता चलता है कि वो रॉन्ग था। ठीक है, तो ये होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो चालू करते हैं। तो सबसे पहले ना जैसे कि हमको इरेशनल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम √5 को ना रैशनल नंबर एज्यूम कर लेते हैं कि दैट इज √5 इज अ रैशनल नंबर। सो √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, हमको पता है। तो √5 इज इक्वल्स टू p/q हो जाएगा, क्योंकि हम उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि वो रैशनल नंबर है। तो हम √q को ऊपर भेज देंगे, तो √5q इज इक्वल्स टू p हो जाएगा। हम इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। देन वी विल स्क्वायर बोथ द साइड्स। हम ना दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ, हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 5q² इज इक्वल्स टू p²। बस हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, हमारी कुछ उसको आगे सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा उसको स्क्वायर कर देंगे, बस इसीलिए। तो 5q² इज इक्वल्स टू p²। तो q² 5 नीचे चला जाएगा, तो q² इज इक्वल्स टू p² अपॉन 5 हो जाएगा। नाउ हियर 5 डिवाइड्स p², मतलब कि ये जो 5 है ये p² को डिवाइड कर रहा है। ये दिख रहा है, ये जो p² है, ये जो 5 है वो p² को डिवाइड कर रहा है, मतलब कि जो 5 है वो p को भी डिवाइड करेगा। समझाता हूँ कैसे। जैसे कि आप लोग मान लो नंबर 10, तो 10 2 को डिवाइड कर लेता है, 10 को डिवाइड कर लेता है तो आता है 5। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ 10 का मतलब 100, तो मैं तब भी डिवाइड कर सकता हूँ 100 को। तो यही मतलब है। ओके, सो हियर 5 डिवाइड्स p² मीन्स जो 5 है वो डिवाइड करता है p को भी। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं p डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू c। मतलब कि अगर मैं कोई भी इसको मैं से डिवाइड कर रहा हूँ 5 को, p को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो कुछ भी वैल्यू आएगी, कोई भी वैल्यू आएगी तो मैं उसको c बोल दूंगा। तो मैं लिखूंगा p इज इक्वल्स टू 5c, मैं 5 को ऊपर भेज दूंगा, तो p इज इक्वल्स टू 5c। नाउ अब देखना, मैं जो मेरी यहाँ फर्स्ट इक्वेशन थी, देखो √5q इज इक्वल्स टू p थी। अब मैं p की जगह मैं 5c लिख सकता हूँ, बिकॉज मैंने अभी देखा कि p इज इक्वल्स टू 5c है। तो √5q इज इक्वल्स टू 5c। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा अपनी सुविधा के लिए, तो 5q² इज इक्वल्स टू 25c²। नाउ मैं q² को, अगर मैं 5 को इधर भेजूंगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5c² मिल जाएगा। तो q² इज इक्वल्स टू 5c² बोल सकता हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा, q² जो 5 है इसको नीचे भेज दूंगा, तो q² अपॉन 5 इज इक्वल्स टू c² हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। सो मैं क्या कह सकता हूँ कि 5 डिवाइड्स q²। देखो 5 डिवाइड कर रहा है q² को, तो मैं कह सकता हूँ 5 डिवाइड q² एंड ऑल्सो 5 कैन डिवाइड q। वो सेम जगह जैसे मैंने आपको p में बताया था वैसे मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ। अब आगे देखते हैं। जैसे हमने देखा कि 5 जो था वो p को भी डिवाइड कर रहा था, जो 5 था वो p को भी डिवाइड कर रहा था एंड q को भी डिवाइड कर रहा था। जैसे हम लोगों ने देखा जो 5 था वो p को भी और q को भी डिवाइड कर रहा था। बट
जो 5 जो था वो दोनों को डिवाइड कर रहा था, बट जैसे हम लोगों ने लिखा था √5 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, जैसे कि हमको पता है कि पी बाई क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म व्हाट डज मीन, मतलब कि वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब कि P और Q फर्दर कट नहीं सकते एक दूसरे, मतलब कोई भी टेबल से या कोई भी मल्टीपल किसी के नहीं होंगे, वो फर्दर कट ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं। बट व्हाट वी सॉ 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब कि जो हमने एज्यूम किया था उसमें कुछ गलती है, मतलब कि ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये 5 ये दोनों को डिवाइड करे, क्यों? क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म है। सो ये हम इसमें यहाँ से हमारा वो जो कंक्लूजन निकलता है कि इससे कंक्लूजन निकलता है ड्यू टू आर रॉन्ग एजम्पशन, जो हमने एजम्प्ट किया था कि हम लोग ने जो √5 को रेशनल नंबर माना था, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, कि वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, हमने जो सोचा था वो गलत है। √5 इज इरेशनल नंबर, इससे प्रूव होता है कि हमने जो सोचा था वो गलत है, वो रैशनल यही वो इरेशनल नंबर है। √5 इज इरेशनल नंबर। सो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है सेकंड। वो पूछता है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फिर से वही हम लोग को प्रूव करना है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से, तो करेंगे लेट, हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे, मानेंगे, एज्यूम करेंगे कि 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। हम लोग पहले ही मान लेंगे कि वो 3 + जो 2√5 है वो एक रैशनल नंबर है। उसके बाद हमको पता है कि वो 3 + जो 2√5 है वो p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q दोनों इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर। 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू, हम इसको ऐसे लिख दिए। नाउ 3 को माइनस में भेजे, सो उधर अगर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2√5 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू माइनस 3। एलसीएम लेंगे, सो हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो q अपॉन q हो जाएगा, तो ऊपर भी q इंटू होगा, तो p माइनस 3q अपॉन q हो जाएगा। देन वी विल जब ये जो 2 है इसको नीचे भेज देंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2q हो जाएगा, तो √5 इज इक्वल्स टू p माइनस 3q अपॉन 2q। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब ध्यान से समझना कि p कोई एक इंटीजर है, हमको पता था, और 3q p कोई एक इंटीजर है, q तो एक इंटीजर था ही, अगर मैं उसमें 3 इंटू कर दूंगा तो वो भी एक इंटीजर हो जाएगा, तो इंटीजर माइनस इंटीजर एक इंटीजर ही आता है। ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। नाउ जो q है हमको पता है q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और अगर हम उससे इंटू 2 करते हैं तो वो भी एक इंटीजर आएगा, वो भी एक इंटीजर आया। अब इंटीजर अपॉन इंटीजर वो तो रेशनल नंबर होता है, वो तो रेशनल नंबर होता है, हमको पता है। सो हमको पता है कि कभी भी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में देखा कि √5 एक इरेशनल नंबर है, हमको पता है, तो इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होता है रैशनल नंबर के। अभी हमने देखा कि ये रैशनल नंबर है, इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर ही होगा, और क्या होगा, तो इरेशनल अपॉन इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं होता है रैशनल नंबर के। सो हियर अराइजन एंड कॉन्ट्राडिक्शन, कि जो हमने माना था, जो हमने एज्यूम किया था कि 3 + 2√5 इज रैशनल, वो गलत है। सो यहाँ पर कंक्लूजन निकलता है कि 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। सो जो थर्ड क्वेश्चन है, जो प्रूव करना है हमें 1/√2, 7√5 एंड 6 + √2, वो भी सेम मेथड से होंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। सो ये आप लोग का होमवर्क है जो आपको करना है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद से एकदम इजीली कर सकते हैं। सेम मेथड है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करना है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म होती है। तो अगर यहाँ तक आपको भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।
Didn't even get to bronze.